कुछ भी करने से पहले स्पेशली महिलाओं और लड़कियों को यह सोचना पड़ता है कि समाज क्या कहे। एक नारी की दुश्मन आज के दौर क्यों है? आज के दौर में बेटियों के साथ हो रहे शोषण, इस पॉइंट पर आप क्या बोलते हैं? 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची, बहुत सी चीजें तो हमें बोलते हुए भी शर्म आ रही है, उनके ऊपर डिस्कस करते हुए शर्म आ रही है कि किस तरीके से हरासमेंट हो रहा है। पेरेंट्स अवेयर होंगे तो बेटियां पहले घरों से सेफ होगी, जब सेफ होगी कॉन्फिडेंट होगी तो बाद के मसले को खुद सुलझाएगी। लड़के गलत दिशा में क्यों? सीख दे ही पा रहे हैं बेटों, सब कुछ तो बेटियों को दे रहे हैं। अगर लगाम उनकी भी खींच के रखी जाए तो एक बेटा भी क्राइम करने से पहले डरेगा। शिक्षा का स्तर भी बहुत गिरता जा रहा है, शिक्षा बहुत महंगी झुक चुका है बच्चा, है ना। पहले पढ़ते चल जाता बच्चा, स्कूल जाते थे, हमें नहीं के बराबर बोझ उठाना पड़ता। आज सिर्फ और सिर्फ बैग के अंदर इतनी ठोक दी गई है किताबें कि बच्चा मजबूरन ये चाह रहा है कि ये तो बोझ है और शिक्षा को बोझ समझ ले। तो हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं इस वक्त आफ्ताब पॉडकास्ट। तो मेरे साथ में मौजूद हैं हमारे इस पॉडकास्ट के खास एपिसोड में खास मेहमान के रूप में शोभा जी, जो कि बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है। सबसे पहले आपको इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया गया, आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला, क्या कुछ बोलना है? मैं राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ। राजपूत में भी आपने सुना होगा राणा राजपूत जी, वो हूँ मैं। और ससुराल में है भाटियों में मेरी शादी हुई है। चीजें अचानक से नहीं होती लाइफ में, बहुत एक लंबा दौर चलता है चीजों को, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बाद में ये चीजें उभर कर बाहर आती हैं, जो कि जैसा मेरे साथ भी हुआ और मैंने भी चीजों को सीखा। जैसे मैं बता दूं कि बचपन में ही बहुत सारे लाइफ में इतने इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो गए जिसकी वजह से मुझे चीजें जो मैंने सीखी मुझे किसी को सिखानी नहीं पड़ी, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस है कि आप जो आज कह रहे हैं, आप क्यों, मैं कह रही हूँ, हम सब जो कह रहे हैं कि समाज ये चीजें होती हैं, समाज से ऐसा वैसा, इस समाज ने मुझे इतना कठोर बना दिया, इतना मजबूत बना दिया है कि शायद मुझे एक्सपीरियंस किससे सुन के सीखने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जैसे कहते हैं ना कि समाज में हमें 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या, है ना, सबसे बड़ा रोग। तो इस लोगों का आज भी जैसे कि सोशल से लेके जो हम लोगों का फोबिया डर है ना, वो बरकरार है आज भी। आज भी कुछ भी करने से पहले स्पेशली महिलाओं और लड़कियों को यह सोचना पड़ता है कि समाज क्या कहेगा। उसी समाज से मैं बिलोंग करती हूँ। आपके YouTube पे 20,000 सब्सक्राइबर हैं और वहाँ पे आप मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मेरे सवाल रहेंगे कुछ। सबसे पहला ही बहुत अच्छा सवाल करना चाहूंगा आपसे। सबसे मुश्किल सवाल है और देखा जाए तो उसमें बहुत सी बात छुपी है। एक नारी की दुश्मन आज के दौर क्यों है? ऐसे बहुत से मैं आपको मामले बता सकता हूँ कि वो क्यों है, पर मैं पहले आपसे जानना चाहूँ। नहीं, जैसे अनिता विष्णु इन्फ्लुएंसर हमने सोशल मीडिया पर देखा, उनको सबसे ज्यादा ट्रोल नारी ने किया, महिलाओं ने किया, और उसके बाद में फिर उन्होंने जहर खाया परेशान होके, और आप सोशल मीडिया पर हमने देखे। तो उस पर मैं जानना चाहूंगा, मुझे वहां से लगा कि नारी की। अच्छा, तो हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव है ना, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान जा सकती थी, ये सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन मेरा आपसे यही सवाल है, जिस तरह से लगा, अगर ऐसा है तो क्यों है? देखिए, बात अगर अनिता बिश्नोई जी की है, अनिता बिश्नोई जी की जो शुरुआत हुई है वो बहुत डाउन टू अर्थ लेडी है, मेहनती है, हार्डवर्क करती है, और आई थिंक जहां तक मुझे पता है बिश्नोई समाज से है जी, है ना, तो घर का काम करती है, और जैसी वो है वैसा उन्होंने बाहर जो चीजें हैं आउटब्रश की हैं और लोगों के सामने रखने की उन्होंने कोशिश की है। जहां तक मैं ये कह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ ये मेरा मानना है, मैं नहीं कह रही हूँ सच है। हाँ, मैं इसके लिए मैं क्या सोचती हूँ वो मैं बता रही हूँ। अनिता जी बिश्नोई ने जो एक ट्रैक चुना, जिस ट्रैक के ऊपर वो अपने वीडियोस बना रही है, रील्स बना रही है, या जो शॉर्ट्स वगैरह जो बना रही है, उन्होंने क्या किया है कि एक ट्रैक पकड़ लिया है महिलाओं के ऊपर बोलने का। अब उनको क्या है, और उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि एक महिला की जिस तरीके से परवरिश होती है तो हमेशा से यही बताया जाता है कि औरतों का ऐसा होना चाहिए, औरतें ऐसी, औरतें ऐसी, औरतें ऐसी। पुरुष समाज के अंदर पुरुष सब जो कर रहा है वो सही है, तो उनका दोष नहीं है, क्योंकि जब उनकी अपब्रिंगिंग हुई है तो उन्होंने यही चीजें सीखी, और जो चीजें उन्होंने सीखी गलत सही का उनको नहीं पता, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर यही बोल रही है। मैंने उनका जो इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है उनका, मैंने जाके उनके लगभग एक बार जब ट्रोलिंग वाला दौर है तब मैंने उनके सब रील्स को देखा, थोड़ा सा चेक किया। अनिता बिश्नोई जी ने एक भी वीडियो, इवन एक वीडियो ऐसा नहीं बनाया जिसके अंदर वो बच्चों की शिक्षा को लेकर बात कर रही हो या पुरुषों को लेकर बात कर रही हो, उन पुरुषों की जो
नशे का सेवन कर रहे हैं या महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या गलत कमेंट कर रहे हैं या सोशल मीडिया के अंदर गलत चीजें कर रहे हैं, एक भी वीडियो हर बार उनका ये कहना है कि महिला को ऐसा होना चाहिए तो पति ऐसा होगा, एक पत्नी को ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, पत्नी। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में आके उन्होंने ये बोल दिया कि महिलाओं के छोटे कपड़े इसलिए उनको शर्म नहीं है। अगर शर्म कपड़ों से जोड़ी होती ये शायद मुझे जहां तक लग रहा है ये। दूसरे उनकी जो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है जो ट्रोल होने का जो रीजन है, उन्होंने ये बताया कि पढ़ी लिखी महिलाएं, उन्होंने सीधा बोला है पढ़ी लिखी महिलाएं कोर्ट के चक्कर कटवाएगी और अनपढ़ महिलाएं घर बसाएंगी। ऐसा अब आप सोचिए कि आप सीधा सीधा बाइकआउट कर रहे हो एजुकेशन को। तो अब जो आपने देखा होगा कि जो भी ट्रोलिंग कर रही है लड़कियां, वो सब मोस्टली लड़कियां वो सब सिटी की आपने देखा होगा ज्यादातर ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे फॉलो बनाना। अब वो मैं नहीं कहती थी क्योंकि मैंने बताया आपको, उन्होंने ट्राई पकड़ लिया उनको। जब स्टार्टिंग में जब उन्होंने रिव्यू डाला महिलाओं को बाइकआउट करते हुए और पुरुषों के फेवर में बोलते हुए, तो उनको एक ट्रैक मिल गया कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यू है। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है ये समाज है पुरुष सत्तात्मक समाज है। इसके अंदर फोन तो हर महिला और पुरुष आप में है, लेकिन उसका यूज ज्यादा कमेंट करना ये करना ज्यादा पुरुष कर रहे हैं। महिलाएं अपने रील बनाने में अपनी फोटो खींचने में ज्यादा व्यस्त है ना। अब जब आपको मैं क्यों बता रही हूँ, आपको देखिए जाके आप उनके जो कमेंट बॉक्स है उनके अंदर महिलाओं के आपको स्टेटमेंट या कोई साइड रिप्लाई नहीं के बराबर मिलेगी, आपको पुरुषों की ज्यादा मिलेगी। अब उनको ये लग रहा है कि पुरुष अगर इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं सही बोल रही हूँ। अब जब उनकी क्रिटिसाइज नहीं हो रहा है तो पुरुष तो सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक कंटेंट क्रिएटर को होता है जो हर टॉपिक पे बात करे, उनको हर टॉपिक पे बात करनी चाहिए सब में। मैम जिस तरह से आज के दौर में बेटियों के साथ हो रहे शोषण, अत्याचार, बलात्कार, दहेज पीड़ा, इस पॉइंट पर आप क्या बोलना क्या बोलते हैं? आपको क्या लगता है? आप ये मान रहे हो कि भाई बेटियों पे महिलाओं का शोषण हो रहा है? लोग देख रहे हैं 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची, है ना। बहुत सी चीजें तो हमें बोलते हुए भी शर्म आ रही है, उनके ऊपर डिस्कस करते हुए शर्म आ रही है कि किस तरीके से हरासमेंट हो रहे हैं, जो रेप केसेस जो हो रहे हैं। कई इस देश में ऐसे मामले आते हैं जब देश प्रथा को लेकर लड़की को मार भी दिया जाता है, ऐसे मामले के सामने हैं बहुत सारे। अभी बहुत सारे अभी वाला जो आप देखिए, अब आप कह रहे हैं कि टीशा शर्मा वाला जो केस था, उसके अलावा भी बहुत सारे, उसके अलावा दीपिका वाला भी, कोई गुड़गांव वाला भी हुआ था, दिल्ली वाला भी हुआ था, अभी इससे मतलब कई सारे बहुत सारे। माँ बाप करोड़ों की बेटी को देते हैं, है ना, बचपन से करोड़ों की भी नहीं होती है, उसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है। आपके शरीर का अंग अगर मैं कह दूं आपको कितना सा अंग आप काट के दीजिए तो कोई भी नहीं देता, उसके बावजूद भी सामने से वो चीजें लीजिए। इसके ऊपर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर 2 लाइन पढ़ी थी, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी थी। उसमें बताया गया था कि अगर लड़की या लड़की के परिवार वाले अगर किसी चीज की कीमत लगाए, है ना, या किसी चीज की मांग रखे, तो उन लड़कियों को या उन महिलाओं को तवायफ या फिर और भी ऐसे कुछ शब्द से तोला जाता है या उनको बोला जाता है, उनको उनकी पहचान बताई जाती है। लेकिन किसी समाज के अंदर अगर एक पुरुष अपनी डिमांड रखे और उनके घर वाले भी इसमें सम्मिलित हो तो उसको दूल्हा कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? ये चीजें हैं, ये चीजें हो रही हैं। लड़कियों को कहा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये ऐसी है, पुरुष कहेगा तो भाई पढ़ा लिखा है, जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो मतलब क्या पेरेंट्स इस चीज के ऊपर अग्री कर रहे हैं कि हमने हमारे बेटे के ऊपर जो पैसा लगाया हम वापस वसूलेंगे। आप किसी घर से किसी के शरीर का हिस्सा यानी उनके संतान को ला रहे हैं और उसके बावजूद भी आप लोगों की ये डिमांड रहती है कि कुछ वस्तुएं जो पैसों से खरीदी जा सकती हैं, उसके लिए आप लोग बेटियों को इतनी प्रताड़ना दे देते हैं कि उनको या तो मरना पड़ता है या मार देते हैं। और ये बात हर जन तक, हर घर तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन आजकल के रिश्तों तो प्रॉफिट एंड लॉस देके किए जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। हाँ, तो ये लड़कियां वाली क्यों? औकात से औकात के। हाँ, बराबर। कोई इंजीनियर है तो कि हमें इंसान चाहिए, ये ससुराल वाले कि हमें तो सिर्फ बेटी चाहिए, ये नहीं होता है। इवन लड़कों वालों को छोड़िए, लड़की वाले भी अगर अपनी बेटी दे रहे ना, ये सोच देके कहा जा रही है कि सिंगल लड़का होना चाहिए, अकेला लड़का हो, अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, अच्छा कमाता हो, प्रॉपर्टी हो, अच्छी खासी हो, मेरी बेटी को लग्जरियस लाइफ मिले। ये कहीं ना कहीं आज लड़कियों के माता पिता में भी आ रही है, तो ये पॉइंट भी गलत है। क्योंकि आपकी ये सोच है कि आप समाज में स्टेटस पाने के लिए आप बड़े घर में आपकी बेटी देना चाहते हैं, लेकिन वहां जाके आपकी बेटी की रिस्पेक्ट हो रही है, उसका मान सम्मान है या नहीं, लड़का देखते हैं, घर देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, कुछ पेरेंट्स हैं जो देख एग्री करते हैं चीजों। मैं माँ से पूछना चाहती हूँ,
आज आप बताइए मुझे कि क्या सोशल के अंदर इतना इजी है कि एक बेटी के साथ में एक घर के अंदर भी कुछ गलत होता है, कुछ गलत तरीके से देखा जा रहा है, कुछ गलत कमेंट हो रहा है, या कुछ उसको ऐसा लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है उसको। अगर आज किसी परिवार के अंदर एक बेटी जाके अपनी माँ को बोलती है कि माँ, ये फैमिली का कोई भी मेंबर हो, मैं नजदीक का हो दूर का हो, मुझे उसने ऐसा कहा, या मुझे उसने इस तरीके से टच करना चाहा, या मुझे इस तरीके से उसने हिंट दिए। आपको लगता है कि आज पेरेंट के इतना इजी है आज के टाइम के अंदर कि इजी है कि पेरेंट्स इस चीज को स्वीकार लेंगे और बेटी को सपोर्ट में खड़े होंगे? नहीं है। यही वजह है कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज तो किसी फैमिली मेंबर ने उसको कुछ कहने की कोशिश की, टच करने की कोशिश की, अब उसको पता चला कि कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया, नेक्स्ट टाइम वो स्टेप बढ़ाएगा। यही वजह है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके देखिए, आप वगैरह गूगल करके देखिए, 90% केसेस रेप केसेस के, टीजिंग के, छेड़छाड़ के परिवारों के अंदर के हैं, जो बाहर नहीं आ रहे। ये तो कुछ परसेंट है, 1-2% है जो बाहर आ रहे हैं और एफआईआर हो रहे हैं, बाकी 90% है जिसकी वजह से घरों के अंदर केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस। इनको कौन सुधारेगा? सरकार आके कोई अपने एम्प्लॉय घर में नहीं बिठाएगी। सरकार, बिल्कुल सरकार होना पड़ेगा। अगर बेटी कुछ कह रही है तो उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। आपके ये जो समाज के 4 लोगों को लेकर जो आपके विचार है, उनको रूढ़िवादियों को तोड़नी पड़ेगी, बेटी के हक में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर माता पिता की इज्जत अगर किसी में है कि बेटी को चुप करने में, तो आप क्या आशा करते हो? आप गवर्नमेंट से होता है, सरकार से आप गुहार लगाते हो कि हमारी बेटी को न्याय मिले। क्या इस बेटी को घर के अंदर न्याय मिल रहा है? पहले घर से तो मिले, जिन्होंने जन्म दिया है, जिनका खून उनके रगों में बहता है, एटलीस्ट पहले वो लोग तो उनको न्याय दें, फिर हम सरकार से गुहार लगाएंगे। तो मेरी तो यही है कि पेरेंट्स पहला अवेयर है, पेरेंट्स अवेयर होंगे तो बेटियां पहले घरों से सेफ होगी, जब सेफ होगी कॉन्फिडेंट होगी तो बाहर के मसले वो खुद सुलझा लेंगे। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। इसी पर मेरा एक और सवाल है, एक माता पिता बेटों को क्या सीख दे रहे हैं? लड़के गलत दिशा में क्यों? सीख दे ही पा रहे हैं बेटों को, सब कुछ तो बेटियों को दे रहे हैं। एक बेटी को तेल नहीं घसना चाहिए, एक बेटी को बाहर नहीं जाना चाहिए, एक बेटी को ये नहीं करना चाहिए, बेटे को कैसा रहना चाहिए? चलिए बताइए, आप बताइए। आपने आपकी अपब्रिंगिंग भी घर में ही हुई है, फैमिली में हुई है, कभी आपको कपड़ों को लेकर आपको इस चीज के लिए आपको टोका गया? आप किसके साथ जा रहे हो? रात को 9-10 बजे पूछा जाएगा बेटा कहाँ गया था? मैं यही था। यही कहा? इस यही के चक्कर में न जाने कितने केस हो गए। समझ रहे ना आप? दोष बच्चों का नहीं है, बेटों का नहीं है। अगर लगाम उनके लिए खींच के रखी जाए तो एक बेटा भी क्राइम करने से पहले डरेगा कि मेरे को मेरे घर के अंदर इन चीजों के लिए डांटा जाएगा या फिर टोका जाएगा। आज अगर बॉयज जो है लड़कियों पे गलतियां कर रहे हैं, नशे की तरफ अगर जा रहे हैं या क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह से? बच्चे डाउनलोड नहीं हुए, लड़के डाउनलोड नहीं होते भैया, पैदा होते हैं वो भी घरों में। जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर संस्कार थोपे जाते हैं, बेटों में भी थोपा जाएगा। उनको भी बिठा के बात करनी होती है कि व्हाट दे वांट, क्या चाह रहे हो, अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हो। बेटों पे थोपी जा रही चीजें मेरे पैसा कमाने के लिए। अब जब कितना प्रेशर आएगा बेटों पे, पैसा कमाना है बस, और उसको ये समझा दिया जाता है कि तू पैसा कमाएगा तो समाज में इमेज है, तो फिर उसके लिए ये सरकार है वो सिर्फ पैसा कमाएगा, वो नहीं करेगा। आप पेरेंट्स को चाहिए कि बेटों को ये चीजें समझाई जाए, पैसा बाद में बेटा, पहले ये कि समाज में तू सर उठा के चलने लायक बने, जिसके लिए तेरे अंदर स्वाभिमान हो और तू किसी के आई कॉन्टेक्ट करके तू बात कर सके। ये बेटों को नहीं सिखा रहे हैं, बेटों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, बेटों से कुछ कहा नहीं जा रहा है। अब आप सोचिए कि जिनके ऊपर अंकुश नहीं होगा तो निरंकुश लोग क्या करेंगे? वही करेंगे जो बाहर से वो चीजें अडप्ट कर रहे हैं, जो बाहर से उनको सीखने को मिल रहा है। और बाहर क्या फैला हुआ है? ये समाज की सच्चाई, ये समाज की सच्चाई है, सच्चाई है। जो हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे अडल्ट हो जाते हैं तो सीधा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सरकार क्या करे। बिल्कुल, सरकार तो बाद में आती है ना। आपने क्या किया? आप अपने फर्ज निभाइए। पहले शिक्षक माता पिता को चाहिए कि अपनी बेटी को जो सिखा रहे हैं बेटों को भी सिखाए, और जो बेटों को सिखा रहे हैं इंडिपेंडेंट होना, पैसे कमाना, वो सब चीजें बेटी को भी सिखाए, तब जाके चीजें इक्वलिटी में आएगी, पैरेलल चलेगी। वरना इस तरीके से कहने को बहुत कुछ होगा कुछ नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे आज के दौर में शिक्षा का स्तर भी बहुत गिरता जा रहा है, बहुत गिर गया सर, पूरा गिर चुका है। आपको लगेगा आज बच्चा जिस तरीके से शिक्षा बहुत महंगी झुक चुका है बच्चा, है ना? पहले एक्टिविटी चल रहा था, बच्चे स्कूल जाते थे, हमें नहीं के बराबर बोझ उठाना पड़ता था। आज सिर्फ और सिर्फ बैग के अंदर इतनी थोक दी गई है किताबें कि बच्चा मजबूरन ये चाह रहा है कि ये तो बोझ है, और शिक्षा को बोझ समझ बोझ टोटली। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं पिछले 15-17 सालों से ये पढ़ाने के साथ साथ में बच्चों को मैं रीड कर रही हूँ। तो मैम आप एक शिक्षिका है जी, कहाँ है शिक्षा?
आप कैसे? देखिए, बात अगर शिक्षा की है तो चीजें पढ़ाने के साथ साथ में बहुत सारी चीजें मैं ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, है ना। अपने स्कूल की मैं कर रही हूँ, अगर पूरा शिक्षा का स्तर के ऊपर कर रही हूँ। आज हर बच्चा को, कुछ एक परसेंट बच्चों को छोड़ के हर बच्चा पढ़ाई से भाग रहा है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी, मैं कहूँ तो हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि शिक्षा ही, हम कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा बेस है जहां से हर व्यक्ति की शुरुआत होती है और जीवन में हर कोई जो अपना गोल है वो अचीव कर सकता है। हम ये मानते हैं, है ना। शिक्षा ही तो कह रहे हैं, ये शुरू से सुनता है कि शिक्षा ही है जो जानवर को इंसान के बीच में एक डिफरेंस लाती है ना, बस शिक्षा। तो फिर हमें अगर ये पता है कि शिक्षा ही हमें एक सभ्य बनाती है, शिक्षा हमें मजबूत बनाती है, शिक्षा से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो फिर बच्चा फिर शिक्षा से क्यों भाग रहा है? अगर बचपन से हम सिखा रहे हैं, इसका मतलब शिक्षा की जो शुरुआत घर से ही नहीं हो रही है। शिक्षा का स्तर बाहर आके कम गिरा है, यानी बाद में गिरा है। शिक्षा की बर्बादी की शुरुआत घरों से हुई है। आज आप मान लो, आप मेरे नेबर में रह रहे हैं, मैं हूं, आप मेरे नेबर में रह रहे हैं। अब मेरा बच्चा है, मैं मंथली लाख रुपए, 100 लाख रुपए जो भी कमा रही हूँ। अगर आपका बच्चा बड़ी से बड़ी स्कूल में जा रहा है, एसी गाड़ी में जा रहा है, मेरा मोटिव ये हो जाएगा कि मेरा बच्चा आपसे महंगी स्कूल में जाना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे क्या पढ़ाया जाएगा, वहां पे टीचर्स कैसे हैं, कैसी शिक्षा दी जाएगी, मेरे बच्चे का शिक्षा का स्तर क्या है, या मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है। मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे स्टेटस से लेना देना है कि मेरा बच्चा इतनी बड़ी स्कूल में जाना चाहिए जहां पे गाड़ियां जो गेट पे आती है बच्चों को रिसीव करने लेने, वो इसी को। अब आप सोचिए, नाम हो कि भाई हाँ कोई बच्चा जो है बड़ी स्कूल में पढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि शुरुआत ही पेरेंट्स की सोच शुरुआत जब ऐसी है, तो फिर आप सोचिए कि बच्चा कैसे इंपॉर्टेंस देगा एजुकेशन को। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है। दूसरी बात, जब बच्चा जैसे जैसे अपब्रिंगिंग एज से बड़ा हो रहा है और हायर क्लासेस में जा रहा है, अब एक बच्चे को माता पिता ये बोल रहे हैं कि देख बेटा, तेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसमें पैसा अच्छा है। यानी आपका मोटिव क्या है? पैसा कमाना है, पैसा कमाना। अब आप बच्चों को शिक्षा इसलिए दिला रहे हो कि वो अच्छा पैसा कमा पाए, तो आपको क्या लगता है कि बच्चा शिक्षा को कभी इंपॉर्टेंस दे पाएगा? शिक्षा के महत्व को समझ पाएगा? या शिक्षा को इतनी इंपॉर्टेंस दे पाएगा जितनी देनी चाहिए? नेवर, ये कभी नहीं होगा ऐसा। आपको शिक्षा का महत्व घर से बताना होगा कि शिक्षा है जिससे आप किसी के भी सामने क्वेश्चन रख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो। शिक्षा सच में यही होता है। आज वही है, हाँ, शिक्षा आज क्वेश्चन वही पूछेगा जिसको शिक्षा का नॉलेज है, उसको पता है, उसने अच्छी शिक्षा ली है। हायर स्कूल में जाके या बड़ी स्कूलों से नहीं मतलब है कि लाखों की जहाँ पे फीस है वहां से ही बच्चा पढ़ेगा तो निकलेगा। सिर्फ मार्क्स लाओ, सिर्फ माता पिता के रिपोर्ट कार्ड चाहिए, रिपोर्ट कार्ड चाहिए, बच्चा कैसा है, मेरी लाइफ का इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे ही कोचिंग के अंदर, अब तो मैंने कोचिंग बन गया, मैं स्कूल रन कर रही हूँ, मेरी कोचिंग के अंदर एक बच्चा था सीबीएसई का। अब मैं नहीं बताऊंगी, पेरेंट ने मुझे बोला कि बच्चा स्कूल के अंदर मैम फेल हो रहा है। तो मैंने बोला कि मैंने आप एनालाइज करिए चीजें, क्यों फेल हुआ, कैसे होता, फेल तो होता है, ये कौन सी बड़ी बात है, फेल हो जाता है। तो उन्होंने बोला नहीं मैम, मैं सच से बात करके आऊंगा, जो भी होगा लेन देन करके बच्चों को पास करवाना है, वरना फेल का ठप्पा लग जाएगा। उनको रिपोर्ट कार्ड चाहिए। अब आप सोचिए, ये पेरेंट का कहना है, किसी का कहना नहीं है। अब जब पेरेंट्स ही मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो टीचर से, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइवेट स्कूल से या शिक्षा विभाग से कि हमारे बच्चे को शिक्षा का हक मिलना चाहिए? पहले आप तो अपने बच्चों को हक दीजिए शिक्षा का। शिक्षा का स्तर सिर्फ एक तरफ से नहीं गिर रहा है, चारों तरफ से गिर रहा है, जिसमें न माता पिता पिस रहे हैं, न सिस्टम पिस रहे हैं, तो बच्चे प्रेशर, प्रेशर पूरा प्रेशर है, बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ऑफकोर्स कर रहे हैं। आप बताइए, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ इस प्लेस पे कहना चाहूंगी, और दुर्भाग्य है उन बच्चों का कि आज माता पिता बच्चों को सिर्फ जीना सिखा रहे हैं। जीना कैसे सिखा रहे हैं कि ये लग्जरियस लाइफ होगी, ऐसा पैसा होगा, ऐसा स्टेटस होगा तो हमारी लाइफ अच्छी बनेगी। कोई पेरेंट अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहा है कि फेलियर फेस को कैसे फेस करना है। पेरेंट को ये सिखा रहा है, ये तो दुनिया सिखा देगी, पैसा कमाना है, कितना कमाना है, कैसे कमाना है, ये तो दुनिया सिखा देगी बाहर निकलोगे तो। अगर आप फेल हो जाते हो और आपका फेलियर फेस सामने है, तो उसको कैसे फेस करना है, फेलियर को आप कैसे फेस करते हैं आगे जाके, और जिंदगी में हिम्मत कैसे लाते हैं, क्योंकि कई बच्चे 1-2 मार्क्स भी नहीं ला पाते अपेक्षा के अनुसार, और वो सुसाइड करते। आप सोचिए कि अभी जब रिजल्ट आए थे 10th के, तो मैंने उसमें देखा था कि एक बच्ची ने अटेम्प्ट किया, है ना,
जो मेरे लिए बहुत ही मैं कह रही हूँ कि एक माँ होने के नाते मुझे तो शर्म महसूस हुई। बच्चा 100 में से पेरेंट्स नहीं करता कि 100 में से 100 आएंगे, बच्ची 96 ले आई। अब आप सोचिए बच्ची डिप्रेशन में चली गई, उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। कहाँ से किसको सेटिस्फेक्शन है? ना तो पेरेंट को है ना बच्चे को। बच्ची खुद कह रही है कि गलत हुआ है, मेरे 4 नंबर कहाँ गए। अब ये चीजें उसकी नहीं है, उसके ऊपर थोपी गई है कि जब 100 ही लाना तो 100 लाएगी, यू आर जीनियस। अगर आप नहीं लाए 100 तो आप फेलियर। ये नहीं सिखाया जाता कि अभी ये देख आगे आगे और कोशिश करो, आप और बेहतर कर बच्चे को ये सिखाना चाहिए, आप जिस 95 पे खड़े हो आप पीछे मुड़ के देखो, बहुत सारे बच्चे 13, 14, 15 मार्क्स पे भी खड़े हैं। तो जिस दिन आप चीजें ये फील कराओगे ना, बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आगे लाएगा, आउटरश करेगा और लाइफ में वो सब चीजें भी करेगा जो करना चाहता है। आपको नीचे से देख के शुरू होना चाहिए। क्या पेरेंट नहीं, जो पेरेंट मैं ये कह रही हूँ, जो पेरेंट ये कह रहे हैं कि फेल हो गया तो मरने के बराबर है, मैं उन माता पिता से पूछ रही हूँ, बिल्कुल इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, अपने दिल पे हाथ रखने बोल देना, आपकी लाइफ के अंदर कितनी जॉब के अंदर आपने फेलियर फेस किया होगा। आज मैं हूँ, मैंने पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, क्या मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मुझे मार्क्स जो मिले हैं वो मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे? काफी ऐसा है। आप भी अपनी लाइफ में गए होंगे, आपने कोई कोर्स करने की कोशिश की होगी, कोई आपने जो डिग्री लेने की कोशिश की होगी, है ना, तो नहीं होता है वहां पे, फिर हम सेकंड ऑप्शन ढूंढे, तो फिर बच्चों के ऊपर क्यों थोपी जा रही है? क्यों थोप रहे हैं बच्चों के ऊपर कि नहीं अगर फेल हो गए तो मरने के बराबर, तो बच्चा बन चुके हैं बच्चे, अगर कुछ नहीं मिलता तो उनको सुसाइड करने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि माँ बाप का इतना बड़ा प्रेशर। मैं कह रही हूँ इतने रास्ते हैं कि उम्र कम पड़ जाती है, उम्र कम पड़ जाती है। जो बच्चा, मैं कह रही हूँ 10th के बाद में और 12th के बाद में भी एक ऐसी उम्र में 20 साल का बच्चा हो गया, 22 साल का, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कुछ खेती में भी कुछ नया कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में मैं अपने पेरेंट का जो बिजनेस है उसमें कुछ नया कर सकता हूँ। उसको तो लाइफ को जीना है ना, उसको पैसा कमाना है, इंडिपेंडेंटली जीना है। मैं कह रही सीधा चौड़ा करके घूमना है और फख्र से अपने करना है कि मैंने ये किया है। तो क्यों आप उसको गिल्ट महसूस करा रहे हो कि नहीं तू बस डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, यूपीएससी क्रैक करेगा या तू ये बनेगा तभी तू डिजर्व करता है समाज के अंदर? क्या वो पेरेंट्स सभी यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं जो अपने पेरेंट बच्चों को इतना प्रेशर डाल रहे हैं? सभी डॉक्टर है, सभी इंजीनियर है? नहीं होगा ना। लाइफ के अंदर उन्होंने भी वो चीजें की होगी कि भाई जो मेरे लिए बेस्ट थी, तो फिर बच्चों को इतना प्रेशर क्यों? बच्चों को रोबोट बना दिया है, क्या कोई ये करना है और रोबोट की तरह वो चल रहे हैं, ये नहीं बताया जाता कि इसकी वजह से भी आप जिंदगी में आगे बढ़। अब आप सोचिए पेरेंट की इतनी मानसिकता, इतनी सोच छोटी हो गई है। अगर मान लो मेरा बच्चा छोटा है और मैं आपके घर पे लेके आई हूँ, अगर मेरा बच्चा सोफे पे ना बैठ के नीचे बैठ के कुछ खेलना चाह रहा है तो उनको शर्म आ रही है कि मेरा बच्चा कितना बदतमीज है। अब आप सोचिए कि 4 साल से 3 साल के बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या एक्सपेक्ट? जो जहां पे कंफर्टेबल है वो वहां बैठेगा। पेरेंट का कुछ नहीं है, शो ऑफ करना उनको सोशल समाज के सामने कि भाई हम पैसे वाले हैं, हमारे बच्चे रोबोट हैं, हमारे बच्चे ओबीडिएंटली हैं। ओबीडिएंटली वो नहीं होता, बोलते हैं हमारे बच्चे तहजीब में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि आज वही पेरेंट कॉन्फिडेंट है जिनके बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती उनको तो शर्म से मर जाना चाहिए। ये पेरेंट का है। मतलब जिन आपने क्यों क्रिकेट में नहीं देखा है जी, कितनी टांग खिंचाई होती है, जो क्रिकेटर जो प्लेयर्स इंग्लिश नहीं बोल पाता है, भारत की मातृभाषा है। सोचिए आप, आज अगर मेरे को कहता है कि मुझे कोई कहता है हाँ मुझे आती है इंग्लिश, मैं कॉन्वर्सेशन अच्छे से आप सीख सकते हैं, दिस इज जस्ट लैंग्वेज है ना, और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हमें जितना चाहिए होता है इतना पढ़ लिया हमने, क्यों मुझे चाहिए कि मैं किसी से बात करूं तो मैं इंग्लिश में ही करूं? अगले दिन मेरे से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, मुझे नहीं आ रही है तो मैं हिंदी में जवाब दूंगी, मेरी मातृभाषा है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो अपना ट्रांसलेट साथ में रखे, उसको कन्वर्ट करे और समझे। ऐसे टूरिस्ट है जिन्होंने एजुकेशन नहीं दी लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छे बोले सीखिए ना, ये तो एक सब्जेक्ट लैंग्वेज नहीं। इंग्लिश ही क्यों, मुझे मराठी नहीं आती, मुझे गुजराती नहीं आती, मुझे बंगाली नहीं आती, तब भी मैं तो हमें शर्म महसूस नहीं हो रही। अगर इंग्लिश में आया तो मुझे शर्म महसूस होगी, मुझे तो शर्म महसूस नहीं होती, जिनको आती है मुझे तो उनको शर्म आनी चाहिए कि अपनी मातृभाषा के लिए वो इतना इजी हो जाता है, कॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाई हिंदी क्या है, लेकिन इंग्लिश हमें आनी चाहिए। तो ये पेरेंट की सोच है जो खुद भी ऐसे हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी थोपी जा रही है। बिल्कुल, बहुत सही बात किया मैम। अभी सीजेपी जनता पार्टी का निर्माण हुआ, दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कुछ इन्फ्लुएंसर ने एंटी नेशनल घोषित किया उन सभी को कि जो काम कर रहे हैं सीजेपी, जितने भी जो यूथ है, जो युवा है, जेड, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले हमारा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर, उस देश के अंदर जहां मारना पड़ता, जहां शिवाजी जैसे महाराणा कुंभा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने जन्म लिया और नाम रोशन करके, उस देश के अंदर आज बच्चों को पॉपुलर बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है
मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज देखी थी, बताया जा रहा है कि आप लोग तो देश को खराब कर देंगे क्योंकि आप लोग कॉकरोच जो है वो गंदगी फैलाते हैं। तो उन लोगों को जिन्होंने ऐसा बताया सोशल मीडिया के ऊपर, वो बहुत सारे हो सकते हैं, रिपोर्टर भी हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे हिंदू भक्त भी हैं। मैं कट्टर हिंदू, मैं हिंदू, है ना, मैं बिल्कुल अपने खून के अंदर अपना हिंदुत्व लेके चलती हूँ, लेकिन हिंदुत्व इतना कमजोर नहीं है, इतना नहीं गिरा हुआ है कि इस तरीके से जाके किसी को मजबूर करे कि तू बोल कि तू हिंदू है, थोपा जाए, थोपा जाए। अब ये बात बताइए सीजेपी की सीजेपी की फुल फॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। आज सबसे बड़ी बात है ये कि कॉकरोच जनता पार्टी का हमारे देश के अंदर निर्माण हुआ। क्या निर्माण होना चाहिए उस पर छोड़िए, कॉकरोच जनता पार्टी का हमारे देश के अंदर निर्माण हुआ, जिसके फाउंडर अभिजीत दित्के हैं, है ना। फाउंडर का मतलब उनको बात लगी और उनको बुरी लगी बात और उन्होंने बैठे। अब सबसे पहले मुद्दा ये किसी ने नहीं उठाया कि हमारे देश के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी हुई क्यों। अभी जो है ना, क्यों क्या था, जनता बंदर पे अभी प्रोटेस्ट हुआ, सबसे पहले प्रोटेस्ट अभिजीत दित्के वहां पे आए। तो कुछ रिपोर्टर्स वहां पे गए जिनमें मैं दो चार का नाम, एक तो रिद्धिमा शर्मा जी है शायद, वो उन्होंने ठेका ले रखा है हमारे पूरे हिंदू राष्ट्र का कि वो हम सबको हिंदू राष्ट्र में सबको हिंदू बनाएगी, है ना। अभी चलिए मुझे पर्सनल उनके ऊपर नहीं जाना है, पहले तो मैं जो सीजेपी के अंदर बच्चे हैं क्या सब मुस्लिम है? सब हिंदू है, सब जैन है, सब बौद्ध है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो स्टूडेंट है, उनकी जातीय स्टूडेंट है, वो छात्र है भाई, क्यों आप उनको वो इतनी गंदी राजनीति में खींच रहे हो। और रही बात ये, वो कैरी में हिट लेके आई हूँ अभी जनता कॉकरोच के ऊपर, और बोले आप अपने आप को शर्म आनी, रिद्धिमा शर्मा जी का ये स्टेटमेंट है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं। रिद्धिमा शर्मा जी के पास मेरा मैसेज पहुंच जाए, कॉकरोच उनको बनाया गया है आपके बहुत ही होनहार नेताओं द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है भाई, कोई नॉर्मल इंसान ने नहीं बोला उनको, है ना, कॉकरोच। अब जब कॉकरोच, और मेरा ये कहना है कि अब जब वो कॉकरोच बन गए हैं तो कॉकरोच वहां आते हैं जहाँ गंदगी होती है, बिना गंदगी कभी कोई ऐसा टेक देना, ऐसा नाम देना बहुत शर्म की बात। कितनी शर्म की बात इस नेशन के लिए, इस देश को युवा चलाता है, नॉट ओनली फॉर यूथ, ये यूथ के लिए शर्म की बात नहीं है, हमारे नेशन के लिए शर्म की बात है कि वर्ल्ड वाइड जब ये चीजें जा रही है कि भारत के अंदर एक ऐसी पार्टी का निर्माण हुआ जिसका नाम है कॉकरोच। किसने बनाया? वहां के नेताओं ने। अब आप सोचिए कि क्या मैसेज आ रहा है बाहर, जिस राष्ट्र को हम कह रहे हैं विश्व गुरु बनाने चले हैं। बच्चों ने सुसाइड भी की पेपर लीक के बाद, कितना बताया जा रहा है, आप कितना सुन रहे हो? 93 बहुत ज्यादा है। एवरी डे वहां पे सुसाइड अटेम्प्ट करता है कोटा, जो कि पूरा सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, कोई इस चीज को उजागर नहीं करता, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना नेता, ना स्कूल, ना कॉलेजेस, कोई नहीं बताता, क्योंकि उनको पता है ना कि ये चीजें हो गई तो फिर कैसे करेंगे। अब आप सोचिए एवरी डे एक नहीं बातों ज्यादा बताई गई है, क्या कारण और वहां पे कारण भी बताया गया, बोल रहे हैं कि बाहर ये कारण बताए जाते हैं कि बच्चा नशा करता था, बच्चा रिलेशनशिप था। आप सोचिए कि जो बच्चा एमपी से या बच्चा महाराष्ट्र से या बच्चा कहीं से भी अगर कोटा पढ़ने आया है तो उसको लगा तो होगा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अब आप सोचिए बच्चे इतने कमजोर तो नहीं होंगे, कमजोर तो उनको बनाया जा रहा है ना, इतने कमजोर नहीं होते बच्चे कि फेल होने पे या उनसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा। वो किससे परेशान है पता है आपको? सिस्टम से परेशान है, सिस्टम की परेशानी होनी नहीं पा रही, क्योंकि समाज कुछ मार खड़ा कर देता है भाई मेरा बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, क्या हुआ तू 3 साल से पढ़ रहा है, जवाब दे नहीं हो पाते। वो क्या जवाब दे सिस्टम को, सॉरी सोशल को क्या जवाब देंगे कि हम 3 साल से क्या कर रहे हैं? कभी पेपर लीक हो रहा है, तो कभी चीटिंग हो रही है, तो कभी डमी बच्चे बैठ रहे हैं। तो जो बच्चा डिजर्विंग है, जो बच्चा क्वालिफाई करना चाहिए, जो बच्चा पास होना चाहिए और जो बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलेगी तो बच्चा क्या करेगा? और बच्चों को क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? उसके अंदर कमियां नहीं है ना, वो तो एफर्ट लगा रहा है आपने, वो हार रहा है क्योंकि प्रेशर आ रहा है। पेरेंट का भी, बहुत सारे पेरेंट ऐसे भी हैं जो, बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ पेरेंट कुछ होते हैं कहते हैं कि भाई हमने तेरे पर पैसा लगाया, तूने क्या दिया बदले? अब बताइए, अब उनको भी तो चाहिए वापस कि हमने तेरे पर पैसा लगाया, तू भी पास कर, कैसे करेगा वो पास? और दूसरा बताया जा रहा है पेपर लीक। आज तक हमारे देश के नेताओं के पास ही फेल की मार्कशीट लीक नहीं हुई, जो फेल बैठे हैं। चुनाव लीक भी हुए, कभी चुनाव रद्द भी हुए। सोचिए आप, इतने बड़े बड़े आर्मी को लेकर डिसीजन ले जाते हैं, बहुत सारे दावाओं को लेकर डिसीजन ले जाते हैं, है ना, कौन कहाँ का नेता कब जा रहा है, वो लीक नहीं हो रहा है। इतने कह रहे हैं कि बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ में, इक्वल सिक्योरिटी के साथ में पेपर्स को रखे जाते हैं, वो लीक हो जाते हैं। भाई पेपर कोई बाहर आके लीक थोड़ी होता है, पेपर्स को
अंदर लीक हो रहा है, जहाँ पे पेपर कॉपी हो रहे हैं, पेपर बन रहे हैं, लीक वहां से हो रहे हैं। अभी अभी जो रिसेंटली आया पेपर कहाँ पकड़ा गया, मतलब लीक कैसे हुआ? अंदर का मेंबर था, पेपर बनाने वाले उनमें से था। अब प्रूफ मिल गया आपको कि पेपर अंदर से लीक होता है, तो आपको भी कहेगी अगर आपके घर में चोरी होने का चांसेस है तो आपके घर के ताला लगा के बंद अंदर बैठ जाओ, क्योंकि इससे हमें हमारी सरकार ये सिखा रही है कि अगर कहीं से लीकेज हो रहा है, चोरी हो रहा है, तो आप उस जगह को बंद कर दीजिए। लेकिन लीकेज का पता नहीं लगाएंगे कि लीक हो क्यों रहा है, मुख्य कारण क्या है उस पर नहीं जाए, और अकाउंटेबिलिटी आएगी भी नहीं। मैं अगर धर्मेंद्र प्रधान दे देते हैं तो कल बात जाएगी सीधा अमित शाह पे भी जाएगी। अगर देश नहीं संभल रहा है तो मोदी जी पे भी जाएगी। अगर राजस्थान सरकार नहीं संभल रही है तो इनके ऊपर सीएम के ऊपर भी जाएगी, भजनलाल जी पे भी जाएगी कि आप अकाउंटेबिलिटी दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं हो रहा है। एक ने अगर दे दिया तो सबको देना पड़ेगा। और एक आपने कहा सुनी होगी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। और धर्मेंद्र प्रधान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अकेला बैठ के पेपर लीक करवा ले। ये बहुत सिस्टम, बहुत मिले होते हैं, बहुत के बच्चों को नीट क्लियर करवानी होती है, बहुत के बच्चों को एमबीबीएस कराना होता है। इसीलिए उनको पता है कि हमारे बच्चे तो बाहर एमबीबीएस कराने, उनको चाहिए पैसा, पेपर लीक करके पैसा आ गया उनके पास में, बच्चे उनके बाहर एमबीबीएस कौन कर रहा है? आपको लग रहा है कि जो 8वीं 7वीं फेल है वो अपने बच्चों को ये सिखा रहे होंगे, और नेता बने बैठे हैं, भ्रष्ट बन के बैठे हैं, जो कुछ नेता जो भ्रष्ट बन के बैठे हैं, वो अपने बच्चों को ये सिखा रहे होंगे कि नई शिक्षा को तुम मेहनत करके हासिल करो। उसने ये कह रहा बेटा तू चिंता मत कर, तू पागल है, 8वीं फेल 10वीं फेल है, मैं तेरे को एमबीबीएस कराऊंगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास पैसा है। समझ रहे हो ना? वो पैसा बच्चों को बाहर भेजना है। उनके बच्चे थोड़े रोड पे, किसी एक नेता का भी है, कितने सारे नेता है, एमएलए की कितनी तनख्वाह है, एक एमएलए की कितनी तनख्वाह होगी? 40 से 50 बस। उससे ज्यादा तो हम लोग कमा रहे थे, हमारे बच्चे नहीं कर पाए, हमारे बच्चों को हम सोचना पड़ता है कि हम 1 लाख की फीस कहां से करें, तो उनके बच्चे विदेश कैसे चले गए? आप खान से जैसे लोगों को लाइन आप शिक्षा में इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि खान सर वाला भी मामला सामने है, पहले उनको लोग खान से नहीं, आप लोगों खान से मत गई फैजल खान गई, क्योंकि अब भारत में कर रहा है वो फैजल खान है, क्योंकि जब बात आई हक की, बात आई सच बोलने की, तो 1 सेकंड में उनको फैजल खान में अंजना राम क्वेश्चन ने कहा अपने मीडिया चैनल पे कि यूट्यूबर्स जो है ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये वो कुछ ऐसी टिप्पणी की, 2 कौड़ी ने बोला। उसके बाद में एक मामला छिड़ता है, फिर खान सर की गिरफ्तारी, फैजल खान के उनको कहा जाता है, स्टेटमेंट कहीं और से आते हैं, उनको बोलने के लिए कहा जाता है कि ये लाइन बोल के आप दूर हट जाइए, कॉन्ट्रोवर्सी ऐसी हो जाएगी, देश के अंदर मुद्दा हट जाएगा, सीधे पीछे लोग हट जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। वही हुआ, सीधे साधे लोग जो तेज कर थे, एक ओझा सर है, आप देखिए, आप देख पाओगे, कोई नहीं लेता उनसे जी, कोई नहीं लेता, क्योंकि वो सबको लपेटे में ले लेते हैं, क्योंकि वो सबके दुख तेज जानते हैं। खान से रह गया बेचारा, बोला आदमी, वो डाउन टू अर्थ में सबको लेके चला। अब उसको अब उनको गुस्सा आ रहा है कि भाई हम लोगों को ऐसा बोला जाए, क्योंकि वो सीधा जब भी मुद्दा आता है शिक्षा को लेके वो बच्चे से जुड़ जाते हैं, बच्चों के, क्योंकि वो बहुत भावुक के बच्चों को लेके, वो बहुत कनेक्टेड है बच्चों से। अब उन्होंने जैसे ही रिएक्शन दिया, उन्होंने जैसे 2 कड़ी का बोला, उन्होंने जैसे बोल दिया कि अंजना ओम कश्यप को मेरे सामने लाके बिठा दो, मैं प्रश्न पूछता हूँ, अगर वो जवाबदेही हो जाए तो मैं मान लूँ उसको भी, वो बहुत ही ज्ञानी है। अब बस आपको पता है ना, अंजना ओम कश्यप के ऊपर कमेंट करना बोले तो अपने पैरों पर प्लेट ही मारना, और वही खान सर के साथ। खान सर का ये कारण तो नहीं, खान सर ने अभी हॉस्पिटल ओपन किया जो कि बिल्कुल सस्ता आराम देता है, और उसका मुद्दा संसद भी उठा, खान सर बहुत अच्छा काम कर रहे तो सरकार को करना चाहिए, कहीं ये कारण लगता है? यही कारण है, ये कारण लगता नहीं, यही कारण है, उनको टारगेट भी उन्हीं को करना था। अंजना ओम कश्यप ने जिस तरीके से बोला है, उनको उन्हीं लोगों को टारगेट करना था कि ये कोई गलती करे पर हम उनको पकड़े, और हम लोग ये जो समाज सेवी सेवा करने जा रहे हैं उनको रोक लें। आज एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति इस यूट्यूब के ऊपर आके पढ़ा के इतना पैसा कमा के एक हॉस्टल खोल सकता है, तो आपको नहीं लगता है कि नेता हॉस्टल खोल के समाज से कितने सेवा कर सकता है ना? कर सकते हैं ना, उनके हाथ में तो है, बिल पास होते हैं भाई, सरकार पैसा देती है उनको। अगर आप जनहित में काम करते हो, अगर आप सोशल वर्क करते हो, तो आपको बकायदा सरकार सपोर्ट करती है। लेकिन कहते ना, एक मारवाड़ी में कहावत है हमारे, कहते हैं कि न मरू न माचो छोड़ू, है ना? न तो मैं मरूंगी और न ही माचो छोड़ूंगी। वही चीजें हमारे देश में हो रखी है कि न तो हम काम करेंगे न तुम्हें करने देंगे, क्योंकि तुम करेंगे काम तो तुम हीरो बन जाओगे, और जो कर रहे हैं उनको रोकना है ना। रोकेंगे कैसे? उनके ऊपर अब फैसले लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम, सीधा हिंदू मुस्लिम लाओ, हिंदू मुस्लिम लाते ही, क्योंकि हमारी जनता तो प्रकट बनी हुई है, इसका सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम। अगर रातों रात फॉलोअर चाहिए, व्यूज चाहिए, हाँ, हिंदू मुस्लिम पकड़ो आप सीधा हिंदू, और ये जनरेशन ने पकड़ रखा, क्या फॉलोअर बनाना, पकड़ा नहीं, उनको पकड़ाया गया है, पकड़ा नहीं है। आप लोग सब
सब यंगस्टर्स हैं जितने आपने कॉलेज किया, आपने स्कूल गए, आपने कभी सोचा है कि ये तो किसी खान का टिफिन है, मैं खा नहीं पाऊंगा? जी कभी सोचा आपने? नहीं होता ना। ये सब चीजें तो हम जब बड़े जाते हैं फिर हमें लगता है अच्छा ऐसी चीजें, जब बात आती है अधिकारों की, अच्छा हमें चीजें ये नहीं मिल रही है तो अच्छा ये मुस्लिम ऐसे नहीं हो रहा है, अच्छा ये चीजें समझाई जाती है। एक छोटा सा बच्चा, जो बच्चा बिल्कुल अपने 5 साल के बच्चों को पता है कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, मैं नहीं करूँ, वो बिल्कुल 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 क्लीन पेपर है। आज से 10 साल पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, हाँ। बच्चों ने साथ पढ़ाई की, देश का मुद्दा क्यों बना दिया अभी उसको आपने? और आज ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा, मैं कह रही हूँ हमारी जाति है क्या, हम भारतीय है। अगर गलत करने वाला कोई मुस्लिम है वो भी दंडित होना चाहिए, अगर गलत करने वाला कोई हिंदू है तो वह भी दंडित होना चाहिए। यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो उनका आपका हनन नहीं होना चाहिए, और जो क्राइम की दुनिया में घुस के या धर्म की आड़ में कुछ करना चाह रहा है सबके पर्देफाश होने चाहिए। क्या आपको लगता है अभी देश संविधान के बहुत जगह संविधान क्या आप पूछे किसी बच्चे, संविधान की कितनी आदत बहुत ज्यादा मतलब नहीं के बराबर मारा जा रहा है, नहीं के बराबर। एक सिंपल सी बात है जो मेरे को लगी, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूंगी। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप आ जाते होंगे, आपके पास अगर आंसर हो तो। कहते हैं कि मैंने सुना कि जेल के अंदर एक कैदी है, अगर अब वो उसने क्राइम किया है नहीं किया है, उसको गलत है सही है नहीं पता, उसको क्या होगा, उसको जेल जाना है। जेल के अंदर बैठा हुआ एक कैदी वोट नहीं दे सकता है ना, लेकिन जेल में गया हुआ एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वोट का अधिकार है उसकी, वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब किस तरीके से है, क्या चीजें हैं। मैंने इसको और भी देखा, 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा हुई। और अगर लिखा जाता है, संविधान में लिखा हुआ तभी तो कुछ नियम होंगे तभी तो आप हर जगह ट्रेन में उधर लिख रहे हैं। और अगर बिना टिकट कोई व्यक्ति पाया गया तो उसको 5 साल की सजा है। यानी बिना टिकट अगर आप ट्रेन में बैठ गए हो तो आपको 5 साल की सजा होगी अगर आप पकड़े गए। और जिसने 1000 या 950 करोड़ का चारा घोटाला करके गबन करके पैसे स्विस बैंक में डाल दिए, बाहर डाल दिए, प्रॉपर्टियां खरीद दी, उसको 3 साल की जेल हो रही है। अब आपको कहां से संविधान लग रहा है, क्या नियम लग रहे हैं और क्या लग रहा है? अधिकार तो ये भी है ना, अधिकार तो बोलने का है। अच्छा बात करते संविधान की, संविधान अपने को बोलने का अधिकार देता है। आज मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिनका लिंक ऊपर तक है उनके बारे में कुछ बोल दूं, आपको लगता है मैं सेफ हूं? कल ही कुछ हो जाएगा मेरे साथ, कल ही मेरा जनरल सस्पेंड कर दिया जाएगा, मेरे को ये कर जाएगा, धमकियां लग जाएंगे। आपने ऐसे कैसे बोल दिया? बोला मेरा मुंह, मेरे को लगा मैंने बोला, मेरे को जो चीजें सही लगी मैंने बोला, लेकिन नहीं, अधिकारों में लिखा हुआ आपको बोलने का अधिकार, लेकिन संविधान के अंदर लिखा हुआ लेकिन आपको बोलने का अधिकार है नहीं। और अगर ऐसा होता तो जो रणवीर सिंह के ऊपर धुरंधर मूवी चला के आया और उसको आज बाइकआउट कर दिया गया, पूरा बॉलीवुड का बाइकआउट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ बोला, सामने लाके चीजें बताई, खान साहब ने आके बताई, बोला नहीं लगी तो खुल के बोला, हाँ खुल के बोला तो देख ला बाइकआउट किया। तो कहना कि इस देश में ही अगर खुल के आप बोलने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार आपको है सिर्फ लिखने के लिए। नोटबुक में जब आप अधिकार लिखोगे आप लिख सकते हो कि आपका ये मौलिक अधिकार है, बोल नहीं सकते, बोलने का आपका अधिकार नहीं है, अगर बोलोगे तो फिर जान से जाओगे। मेरा यूथ को लेकर एक सवाल है, यूथ जनरेशन है, एक करियर की उम्र और एक प्यार मोहब्बत की उम्र, दोनों ही सेम होती है, लेकिन बच्चे जो प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, रिलेशनशिप में, प्यार मोहब्बत में कहिए, आप बिल्कुल रिलेशनशिप कहिए, रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत नहीं समझते आज के बच्चे, रिलेशनशिप है उनका। और उनके लिए क्या होना चाहिए? टॉक्सिक हो गए हैं कि अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो मतलब कोई बच्चे तो ये भी सोच लेते हैं कि मुझे तो अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आज आप सोचिए कि किसी दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशनशिप चल रहा है ना, उस रिलेशनशिप के अंदर भी जब हम कहते हैं भरोसे की बात, कहते हैं प्यार जो है विश्वास से जुड़ा है ना, विश्वास से जुड़ा हुआ है, यानी विश्वास है मुझे कि ये व्यक्ति मेरे से प्रेम करता है या मैं उससे प्रेम करती हूँ। उसके बावजूद हमें फोन पे पासवर्ड रखने पड़ रहे हैं। आजकल ये चलता है, बिल्कुल पासवर्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, नहीं मतलब यानी मैं कह रही हूँ कि इट्स माई पर्सनल मैटर, आप इसमें गौर नहीं कर सकते, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, मेरा फोन मतलब तो फिर कैसा विश्वास? ठीक है, इन चीज को मैं बिल्कुल आपके सामने एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं कुछ है ही नहीं, खोपड़ी है। मैं बता दूं रिलेशनशिप आज के समय में टिकी हुई है अट्रैक्शन से, और आप जहां तक मैं कह रही हूँ मतलब कि उनके शरीर का मिलन, आत्माओं का नहीं।
जब तक उसको नेक्स्ट ऑप्शन नहीं मिल जाता तब तक वो उसको नहीं करेगा। कहीं पर भी कोई भी किसी को चीट कर सकता है। मतलब आज किसी व्यक्ति के साथ में है तो कल किसी और के साथ, और फिर वो ये करता है मेरी मर्जी। मतलब आप अभी एक लिविंग रिलेशनशिप आया है, अब ये वाली चीज होगी कि भाई रिश्ते को चेक करेंगे हम, है ना। रिश्ते को चेक करने के लिए उनको 4 से 5 साल लग जाते हैं। 5 साल बाद उनको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। ठीक कब नहीं लगता पता है आपको? जो व्यक्ति 5 साल से साथ में रह लेता, 3 साल से साथ में रह लेता, उसके बाद उसको लगता ठीक नहीं है। ठीक है, जब थोड़ी सी जब आवाज आएगी अधिकारों की, उसको ऐसे लगेगा कि भाई ये तो मेरे से पूछ के काम नहीं कर रही है, ये तो कहीं भी जा रही है, ये जॉब कर रही है, इसको घर में रहना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर में माओ को देखा। कुछ की बात कर रही हूँ मैं, देखा तो उसका ऐसे लगेगा ये तो फ्रीडम है, इसमें तो कुछ है ही, इसको फाउंडेशन। अब वो उसको रोकने की कोशिश करेगी तो लड़की कहेगी कि मेरे ऊपर तो आप लोग अब बंदिश डाल रहे हो, बंदिश डाल रहे हो आप लोग, मैं तो ये नहीं करूंगी। तो उनके पास ऑप्शन होता है बस अपने आप आपके रास्ते में मेरे रास्ते। ये नहीं है, ये प्यार नहीं होता है। प्यार के बीच में प्यार जहाँ होता है जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी बिना कहे चीजें समझ लेना। तो पहले की जब टाइम में आज से 10-15 साल पहले जो रिलेशनशिप थे उनमें क्या खास बात थी जो आज नहीं, मैं ये तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी कि पहले जितने भी पति पत्नी थे सबके बीच में प्यार था। ये तो मैं भी इस चीज को नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पहले उस वक्त में हाँ रिश्ते उस समय भी थोड़े थे, मैं नहीं मान रही हूँ, लेकिन बहुत रिश्ते ऐसे भी थे जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते थे। सोशल मीडिया आने के बाद में हाँ इन चीजों का इफेक्ट हुआ, प्राइवेसी खत्म हुई है। प्राइवेसी तो लगभग खत्म हुई है, क्योंकि पहले के समय में प्राइवेसी थी, उस वक्त में मजबूत रिश्ते थे, आना जाना था, आपस में बैठना था, समझे ना, ऑप्शन नहीं थे, इतने ऑप्शन नहीं थे। दूसरी बात पेशेंस था उनके, वक्त रिस्पेक्ट हो, वक्त दिया जाता था। पहले जब लड़की की शादी होती थी तो उसको ऐसा कहा जाता था कि ऐसे सिखाएंगे, तो वो लड़की अपने आप को टाइम देती थी कि भाई समय के साथ चीजें सुधरेगी। आज क्या आपको पता है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। मतलब आज रिलेशनशिप ऐसे हो गए हैं कि आज मैं ये कह रही हूँ कि भाई मेरा जो हस्बैंड है या मेरा फियांसी है या मेरा जो भी है ना जीएफ है बीएफ है, अगर मुझे ये चीजें दिला रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। कल को अगर उन्हें दिलाना तो उसमें भी क्वेश्चन उठ जाएंगे, क्यों अभी तुम इतने दिन पहले तो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे थे, अब नहीं मेरे साथ तुम मेरे से प्यार नहीं करते। मतलब प्यार को वस्तुओं से या लाइफ से जोड़ा जा रहा है। अगर आप उन सबके लिए कुछ कर रहे हो, खरीद रहे हो, पैसा घुमा रहे हो, दिला रहे हो, तो आप वो नहीं है। इसमें बॉयज भी इन्वॉल्व है तो गर्ल्स भी हैं, नॉट ओनली कि सिर्फ लड़के ऐसा करें लड़कियां ऐसा करें। पेशेंस नहीं के बराबर है, और विश्वास। अगर आप भरोसा करके भी अगर आप उसकी तहकीकात कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि नहीं मुझे विश्वास नहीं है कि किसी के साथ जा सकता है, तो फिर आपका रिश्ता कैसे मजबूत हुआ? रिश्ते मजबूत नहीं, क्योंकि मैं जल्दी आज है कल खत्म। और दूसरी बात विश्वास नहीं है, रिलेशनशिप में विश्वास होना बहुत जरूरी। हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ प्यार में बात नहीं करूंगी, दोस्तों के बीच में भी है। आज एक दोस्त भी अगर ऐसा एक दोस्त उसको मिल जाए ना कि वो आंख बंद करके उसको भरोसा कर लगे और बोल दे कि भाई वो ऐसा नहीं कह सकता। जैसे मैम आज के यूथ में भी ये चीज देखी गई है कि जब 4 शराबी हो, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। जहाँ 4 शराबी हो, अगर मैं उनके साथ बैठूंगा तो 5 शराबी में होगा। हाँ। तो अगर 4 एजुकेटेड है तो 5 और बैठूंगा तो 5 और 4 बिजनेसमैन है तो अगर मैं उनके साथ बैठूंगा तो 5 और में होगा। तो माहौल का कितना बड़ा फर्क पड़ता है, और बहुत ज्यादा। अच्छा कहते हैं ना, एक शुद्ध वातावरण व्यक्ति को वैसी मानसिकता देता है और वो वैसे ही बनने की कोशिश करता है। मैंने बचपन से एक कहानी सुनी थी, गाय का बच्चा था, उसकी माँ पैदा होकर माँ मर जाती है और आस पास में बस घोड़े रहते थे उसके। वो बच्चा जन्म से ही घोड़ों के साथ रहा, रहते रहते आफ्टर सम टाइम देखा गया जब वो घोड़े दौड़ रहे थे, गाय का बच्चा उनकी बराबरी में दौड़ रहा था। नेगेटिव और पॉजिटिव दिशा का होना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिविटी में माता पिता को ये चाहिए कि आप बच्चा पैसा कैसे कमाएगा, बच्चा अपनी लाइफ में क्या करेगा, कैसे होगा, वो सब चीजें छोड़ के आप बच्चों के साथ में बराबर आपका रिलेशन बना के चल रहे हैं, आप बच्चों को लेके चल रहे हैं, बच्चों के साथ में बिल्कुल बच्चे का वातावरण को शुद्ध रख रहे हैं, बच्चा वैसा ही बनेगा जैसा बहुत फर्क पड़ता है। तो आपके बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किस दिशा में है, किसके साथ, बिल्कुल आजकल क्या सोच के लोगों के साथ मैं बताती हूँ ना, सबसे बड़ी जो आप कह रहे हो ना, आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चा जब 9th-10th में आ रहा है तो क्या कर रहे हैं पता है, प्राइवेसी, उस बच्चे को छोड़ दो। मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी 9th तक तो बच्चा जैसा जी रहा है, 9th-10th से उस बच्चों को साथ देना या बच्चों के उस पर नजर रखना शुरू कर दिया, उस वक्त नजर जरूरी है। हाँ ना छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं अब बच्चा बड़ा हो गया, 3 एज से बड़ा हो गया, अब उसमें पुबर्टी आ गई है,
तो प्यूबरिटी में आएगा, आप सोचिए प्यूबरिटी टाइम आया, पीरियड आया, उसके अंदर हार्मोन्स चेंज होंगे, उसका सोचने का थॉट प्रोसेस चेंज होगा, है ना, हर चीज बदलेगी। उस समय आपका सपोर्ट जरूरी है उसके अंदर, हर चीज होता है। बच्चा जब 10-12 साल तक होता है तब तक पेरेंट्स की बच्चा मानता है और चलता है ना, कि बच्चा को वजह यहाँ बैठ जाए, वो बैठ जाता है। अब जब उम्र आती है टीनेज से जब एडोलसेंस चलता है, वहां पे पेरेंट्स को चीजें बच्चे की माननी होती है, और उसके साथ में, और ये जो पेरेंट का ये कहना कि फ्रेंड बन जाएगी, नहीं बनना है आपको फ्रेंड, माता पिता को माता पिता बन के ही रहना है। ये जब पाश्चात्य सभ्यता का ये चीजें जो आई है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी वर्किंग वूमन हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की फ्रेंड्स कभी मैं आने नहीं देती कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ। वो सोचेंगे पहले कि मम्मी को कुछ कहने से पहले, आतंक नहीं, सम्मान होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए कि ये मेरी माँ है, जिनके सामने मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है या नहीं बोलना है। ये बच्चा अगर सोचने लग जाएगा ना, तो रिश्तों की मर्यादाएं बनी रहती है। बच्चों के ऊपर पेरेंट्स की नजर नहीं होने की वजह से और गलत वातावरण होने की वजह से यूथ बढ़ता होगा। क्या आने वाले समय में सोशल मीडिया यूथ के लिए डिप्रेशन का कारण बनेगा? इसका इफेक्ट किस तरह से बढ़ रहा है यूथ के ऊपर? यूथ के ऊपर तो पूरा ही है आजकल। साइड इफेक्ट क्या है? बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, आप सोचिए हर चीज में, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये फैक्ट है, जितना मैंने देखा है, जितना चीजों को मैंने बारीकी से समझा है, सोशल मीडिया के ऊपर 80 से 90% चीजें फेक है, फेक है। जो बच्चे, जो यंगस्टर्स, जो जिस तरह से गाड़ियों की गेड़ियां मार रहे हैं, बड़ी महंगी करोड़ों की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, अब बच्चा क्या चीजें सोच रहा है कि अच्छा ये तो लाइफ ऐसे जी रहा है, इसके पास इतना पैसा है, इसके पास में तो 30-30 लाख की बाइक है, और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास तो घर में एक्टिवा भी नहीं है। अब उससे क्या हो रहा है कि हीन भावना बच्चों के अंदर पैदा हो रही है, जो कि वो फेक है। सोशल मीडिया के ऊपर आज का युग एक रील बना दीजिए आप 15 से 20 सेकंड की, मैंने लाइफ स्टाइल बता दिया, आपको बता दिया, चलना फिरना 4-5 में अपने 500 रुपए देके 4 बाउंसर्स ले आई, मैं लेके आई हूँ, निकल भी कर रही हूँ, बस एक रील से मैं मतलब सबके सामने मैंने जजमेंट दे दिया कि भाई मैं तो बहुत ये मैं हूँ क्या और बता क्या हूँ मैं अपनी रियल लाइफ में, क्या हूँ, मैंने क्या अचीव किया, रियल लाइफ और है ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ में हालांकि एक लेटर का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर वास्तविकता में जाके देखें तो जमीन आसमान का अंतर होता है। एक रील किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकती है, इतना सोशल मीडिया का, क्योंकि जिस समय बच्चों को एक ऐसा एनवायरमेंट चाहिए, जिस समय उन बच्चों को ऐसा सपोर्ट चाहिए, आसपास ऐसे लोग चाहिए जो उसको चीजों को बता पाए कि रियल और रील में और क्या कितना क्या डिफरेंस है, कैसा है, तो वो आसपास जब नहीं होगा तो जो उसको लगेगा वो उन चीजों को एक्सेप्ट करेगा। अब उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा इसके पास ऐसा, तो ये प्रकार मैं कैसे भी, मुझे तो ये चीजें चाहिए। अब सुनिए, अब वो अगर वो चीजें अगर पाने के लिए वो सक्षम नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, घर से सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली, वो क्या करेगा, अब उस चीज को भूलना है उसको, तो भूलने के लिए क्या करेगा, नशा करेगा, डिस्ट्रैक्शन। और इसमें 1 सेकंड लगता है, एक इंसिडेंट बच्चे की लाइफ बदल जाएगा, रातों रात अमीर बनने के लिए फिर वो क्राइम करेगा, क्रिमिनल बनेगा और गलत दिशा में जाएगा। और दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ कि जो आपका, जो मेरा कहना है, सबसे जो बड़ी बात कहना चाहती हूँ यूथ को लेकर, यूथ को भटकाना बहुत आसान है, कैसे? बहुत इजी है। ये देखिए आप सोशल मीडिया के बाद देखे ना, सोशल मीडिया बहुत इजी है, ऐसे दरिंदे आप कह सकते हो, इतने निकृष्ट सोच के लोग बैठे हुए हैं जिनका एजेंडा ही यही है कि यूथ अगर जिस दिन ट्रैक पे आ गया, पढ़ने लिखने लग गया और वो अपने अधिकारों की बात करने लग गया, तो जितने भी लीडर जो बैठे हुए हैं बंदियों में जाके नेता बन बैठे हुए हैं ना, उनको दुम दुआ के भागना पड़ेगा। उसके लिए अपनी गति को बचा के रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, यूथ को भड़काना पड़ेगा। यूथ को पूरा भटका दिया गया। आज का यूथ सड़कों पे है, हिंदू मुसलमान, नशा करना, बस क्राइम करना, और जो यूथ को करना चाहिए वो यूथ नहीं करेगा। कैसे करेगा, क्या कैसे करेगा बताइए आप मुझे। मेरा एक मैंने देखा है कि जापान के अंदर, जापान से रिलेटेड बात कर रही हूँ, 5 बाय पे बात करता है, 5 बाय क्या मतलब 5 बाय का 5 बाय। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, 16 साल के बच्चे ने नशे में गाड़ी ठोक दी, जापान के अंदर की बात कर रही हूँ, तो पूछा जाएगा कि क्या हुआ कि इसने गाड़ी ठोक दी, क्या पूछा जाएगा क्यों ठोकी, तो कहेंगे कि भाई इसको चलानी आती थी, क्यों चलानी नहीं आती थी, तो बोल तो चलानी नहीं आती थी तो क्या होगा, पेरेंट ने दी,
तो फिर बाय वहां भी लगेगा। तीसरा बाय पेरेंट ने क्यों दी, पेरेंट के पास बहुत पैसा है, पेरेंट का इतना पैसा कहां से आया, क्यों और बाय लगेगा। ऐसे करते वो जड़ पे पहुंचते हैं, और जड़ पे जाके उस बच्चे को पनिश नहीं करते, उस जड़ को खत्म करते हैं कि बच्चे ने नशा क्यों किया हुआ था। अगर बच्चे ने ड्रिंक एंड ड्राइव की तो बच्चे ने नशा कैसे किया, किस शौक से लिया। अगर ये बच्चा नाबालिग था तो किसने इसको शराब दी थी, उस दुकान का भी नंबर लगेगा, पेरेंट का भी लगेगा। ये सिस्टम तेज है, इसीलिए से आज हम बोल रहे हैं कि जापान तो पैरों से चलने से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। और सबसे शर्म की बात है, विश्व में आप जाके गूगल सर्च करिए, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम इंडिया के बच्चों को आ रहा है। जापान जाके देखिए आप, चीन में जाके देखिए आप, एक बच्चे का मैक्सिमम आ रहा है 40 मिनट एक दिन का, और हमारे यहाँ का रिकॉर्ड निकाल लीजिए 8 से 9 घंटे, ज्यादा भी बियॉन्ड होगा, लेकिन 8-9 तो मिनिमम है। अब बताइए जो सोशल मीडिया के ऊपर एक दिन के 8 घंटे खराब कर रहा है, उस बच्चे स्क्रॉलिंग में कुछ नहीं वहां से स्क्रॉलिंग ओनली स्क्रॉलिंग। अच्छा, जहाँ पे वो क्लिक काम करेगा, जहाँ उसको लगेगा अच्छा इस बच्चे के पास में ब्रांडेड कपड़े हैं, इस बच्चे के पास ब्रांडेड गाड़ी है, इसके पास इसकी लाइफ ऐसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजुकेशन का लेवल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, वो क्या करना है, वो उसको लेना है। और आज का जो यूथ है सेक्सुअल चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर सारी चीजें आम हो चुकी हैं। लड़कियां रील बनाने के लिए, वायरल होने के लिए जो उनको नहीं करना चाहिए वो कर रही है, और मेंटेलिटी का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें आम हो गई, जो कि कोई वक्त पहले, कोई समय पहले से बात की जाए। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करती हूँ, आप कोई बैंक के अंदर जाके आप अपना बिना आधार कार्ड और बिना पैन कार्ड खाता खोल सकते हैं? नहीं। क्यों? नहीं संभव है ना। तो एक छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा फोन के ऊपर ऐसी वेबसाइट या ऐसे चीजें कैसे देख लेता है? एक आधार में अपनी ही बैंक के अंदर मुझे मेरे पैसे जमा करवाने हैं, मैं खाता नहीं खोल सकती, नहीं है ना। उसके लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने सारे प्रूफ मेरे को देने पड़ते हैं। तो एक बच्चे को कोई प्रूफ नहीं देना पड़ रहा कि मैरिड नहीं है, और वो सीधा स्क्रॉल करता है, कुछ जो सर्च करता सामने आ जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए कि बच्चा जो है जिस एज तक जो चीजें उसके लिए हानिकारक है, जो चीज को नहीं देखनी है, तो उसके लिए बैन लग जाए, वो कितनी भी कोशिश करना नहीं कर ले, लेकिन ये चीजें नहीं करेंगे। यही है ना, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा, नेताओं जैसे लोगों में इंडिया। बिगड़े बच्चे तभी तो भीड़ कहां से लाओगे यार, नेताओं की जो रैलियां होगी में भीड़ कहां से लाओगे। इसी से रिलेटेड सवाल है मेरा, जो पॉलिटिशियन के बच्चे जिस साथ में मेरे भी शो में बताया, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे सड़कों पे, रोडों पे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो कभी नहीं आते क्यों, किस नेता का? एक मैं जैसा पूछा आपसे कि एक एमएलए की है, उससे भी छोटे जो नेता है, उसकी क्या सैलरी होगी, कितना पेमेंट होगा? कैसे पॉसिबल है कि वो अपना बच्चा रशिया में पढ़ा रहा है, वो यूएस में पढ़ा रहा है, चीन में पढ़ा रहा है? नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे मुसलमान पढ़ रहे हैं, तभी तो फिर आराम नहीं करते उनको भाई मैंने सुना कि वहां पे यूथ को जाना चाहिए, तो यूथ जाएगा, मैंने कहा नेता क्यों आएंगे वहां पे? यूथ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें लेनी है, उनके बच्चों को उनको लगता है तो वो शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे जैसे बड़े बड़े जितने भी हैं, बहुत सारे सब धीरे धीरे यहाँ से प्लान कर रहे हैं, सब लोग बाहर जाकर शिफ्ट हो रहे हैं। सही बोला आपने, कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है, जबकि माता पिता को पता है कि विदेशों में पढ़ रहे हैं बच्चे, और हमारे बच्चे सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट में हिंदू मुसलमान को लेकर लड़ाई झगड़ा नफरत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें शामिल है। तो माता पिता की गलती है, माता पिता की। हाँ नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, शुरुआत तो घरों से ही हो रही है ना, घर से हो रही है शुरुआत, तो वहां तक तो पहुंच नहीं पाएगा कि इंसानियत खत्म हो रही है। इंसानियत पहली बात तो यहाँ आ रही है, जब शिक्षा की बात आ रही है ना, इंसानियत तो वो चीज है ना, इंसान मैं कह रही हूँ प्रथम गुरु जो माता पिता है, तो इंसान किसे कहते हैं, पहली बात हम उनको चीज सिखाएं। जब नहीं सिखाएगी तो खत्म क्या, शुरू ही नहीं हुई तो खत्म कैसे होगी इंसानियत? इंसानियत किसने सिखाई, कौन सिखाता है? घर में माता पिता सिखाएंगे ना। अब क्या हम ये भी चीजें हम सरकार से बाहर लगाएंगे कि भाई सरकार को बच्चों को सिखाना चाहिए? इंसान को जब इंसानियत सिखाई जाएगी तब उसको समझ में आएगी। इंसानियत कोई चैप्टर नहीं है जो आपको स्कूल में जाके पढ़ा दिया समझा दिया। दूसरी बात घर से शुरू होगी, जो मेन पॉइंट है इसका, वो सब चीजें हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों को सबको बताएं कि किस हीरोइन का किस हीरो के साथ में अफेयर चल रहा है, कौन हीरो कौन क्रिकेटर विदेश चला गया, इसका पता है। लेकिन आज से यूथ को पूछ के देखिए कि आपके शहर के अंदर कितनी गवर्नमेंट स्कूलें बंद हो गई है, उसके पीछे रीजन क्या है? आप आने वाले समय में आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, क्यों? सब प्राइवेट में बढ़ा रहा है कि भाई वहां पढ़े अच्छी मेंटेलिटी होगी। मेंटेलिटी क्या है कि अच्छा इसका बच्चा गवर्नमेंट में जा रहा है, इसका मतलब ये गरीब है। ये भावना किसने फैलाई होगी? मतलब फैलाई होगी, ये ऊपर से आ रही चीजें। तभी तो प्रतिवर्ष
हजारों प्राइवेट स्कूलों को मान्यता मिल रही है और लाखों स्कूलें गवर्नमेंट बंद हो रही है। क्योंकि अब वही स्कूलों की बात कौन करता है? सोचिए, स्कूल में तो बच्चे नाबालिग हैं, अब नाबालिग बच्चे तो आपको वोट देंगे नहीं, तो उनकी बात वोट बैंक नहीं है ना वहां पे। जिस दिन गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों का अगर आज 5 साल के बच्चे का अगर वोट लगने लग जाए ना, तो सब नेता आपको गवर्नमेंट स्कूल में मिलेंगे, बढ़ जाएंगे। अब क्या शिक्षा खत्म कर दी गई? वहां की महिला कुछ है नहीं। अभी छोटा सा मंदिर है, किसी पेड़ के मंदिर है, अगर किसी ने आके तोड़ के बता देगा ये मुस्लिम लोगों ने आके मंदिर तोड़ दिया है, वहां पे सब आ जाएंगे, मीडिया वाले भी आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान करके सब कुछ एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा माहौल बना देंगे। गवर्नमेंट स्कूल है भारत के अंदर लाखों बंद हो गई, हजारों में तो यूपी में, मतलब न जाने कितने हजार तो यूपी में बंद हो गई। कोई बात नहीं, एक रिपोर्टर नहीं आ रहा। ये जो जितने भी जितने अंजना ओम कश्यप हैं या उनके और भी उनके जितने भी बहुत है, कौन बात कर रहा है? की बात करते हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है? गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाने सकता है क्योंकि गाँव में इतनी फैसिलिटी है नहीं, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर। अब क्या होगा? बच्चा अनपढ़, अनपढ़ कहते थे भीड़ में जाएंगे किन की? नेताओं की रैलियों में, क्योंकि पर डे उनको 500 रुपए मिलेंगे। पर डे उनको 500 रुपए देके उनको खाना खिला देंगे, शराब पिला देंगे, घर तक राशन पहुंचा देंगे। लेकिन आप किसी नेता को जाके बोल दीजिए कि एक गरीब आदमी की फीस भर दीजिए। पुरानी कहावत है ना, अगर किसी घर को बर्बाद करना हो तो उसके बच्चों को नशा सिखाते हैं, कर दिया, घर घर तक फोन फ्री में पकड़ा दिए। आप रोजगार दे देते गाँव में, तो आप महिलाओं को या फ्री फोन आना, ठीक है मान लिया आपने कि फोन दिया आपने कि भाई चीजें जो है खाते में पैसे आना वाना देते, क्यों दे रहे फ्री में पैसा उनको? क्या वो अपाहिज है? क्या हैंडीकैप है वो? आप उनको रोजगार दीजिए, नया अच्छा रास्ता दीजिए, महिलाओं तक घर वही कुटीर उद्योग पहुंचाइए गाँव तक, ताकि वो काम करके पैसा कमाए। आप उनको फ्री में पैसा देके अपाहिज बना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का नारा आत्मनिर्भर भारत क्या बना है? जब देश में आत्मा ही मारी जा रही है तो कहां से आत्मनिर्भर बनेगा? यूथ ही, मैं कह रही हूँ आज कोई भी कह रहा है, कोई भी लीडर कह रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी जी कहें, चाहे अमित शाह जी कहें, चाहे कोई भी कहे, ये कह रहा है कि हम लोग आत्मनिर्भर बना रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज लाखों में बच्चा यूथ जो है रोड के ऊपर आके जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, एटलीस्ट वो कहते मन की बात, मैं बता रही हूँ आपको, जनजात में बीजेपी के समर्थन दे रहे हैं, हमारा पूरा खानदान, आज भी शायद हमारा खानदान पूरा वोट दे रहा है। पिछले 2 सालों से मुझे सोचने में ये वक्त लग रहा है कि मैं किसको वोट करूं। सच कह रही हूँ मैं, डाउट है, बिल्कुल है मुझे, किसको वोट करें? क्योंकि हम भी, क्योंकि जनता बहुत बोली है यहाँ की। इलेक्शन से 6 महीने पहले जो घरों में चीजें पहुंचाई जाएगी, जनता सोचेगी में ये हमारा, उनको नहीं पता है कि आप जो 5-5 हजार, 10-10 हजार या 50 हजार जो आप आज ले रहे हो ना, इसकी कीमत आपको 5 साल तक हाथ काट के देनी पड़ेगी। मेरा तो यही कहना है कि आप आपका वोट जो आप कह रहे हो कि अमूल्य अमूल्य वोट है, अमूल्य मतलब लोगों के लिए क्या हो गया पता है आपको? कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। हम किसको दे रहे हैं? पैसे दे के वोट दे रहे हैं, मतलब बिक रहे हैं वोट। जिस दिन जस्टिफाई करने लग जाए ना, जिस दिन आप सोच समझ के वोट दोगे कि भाई मैं किसको वोट दे रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ, ये क्या करेगा हमारे देश के लिए, ये क्या करेगा हमारे घरों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जिस दिन ये भारत का नागरिक ये सोचने लग गया ना, ये सोचेगा कि इसको मैं वोट देने जा रहा हूँ, मैं क्यों दूं उसको वोट, तब जाके आपके सामने ये एक नया भारत आएगा कि हाँ सोच समझ के दे। आज आपके घर के महिलाओं मर्द आके बोलता है कि उसको वोट देना, इस निशान को वोट देना, तुम देख के आ जाओ, भाई कोई नहीं देगा कि मैं क्यों दूं, ये हमारे लिए क्या करेगा। और एक जो बात लास्ट नेताओं से जुड़ी बात है, मैं बताने जाती हूँ। आज हमारे देश के अंदर ये बताया गया कि नेता किसे कहते हैं, नेता किसे कहते हैं? जो बड़ी बड़ी रैलियां करके, जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो बन रहा है ना, वो नेता है। ऐसा खर्च कर रहा है वो नेता है, मतलब वो जीतेगा और फिर कुछ करेगा। अब वो जीत गया, बाकी लिए क्यों करेगा वो? नेता कौन होता है? बिना स्वार्थ के। नेता की क्वालिटी क्या होती है? लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है? जैसे कि एक व्यक्ति हमारे समाज के अंदर बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के वो समाज के लिए कुछ करता है, फिर उसके अंदर लीडरशिप देखी जाती है, नेतृत्व करने का जो है अंदर का गुण देखा जाता है कि ये नेतृत्व कर सकता है। और पहले ये होता था कि जैसे गांव में सरपंच बनाया जाता था, पंच बनाया जाता था ना, उसमें वो क्वालिटी देखी जाती थी, जन्मजात होती थी उसके अंदर कि ये न्याय करता है, ये न्याय करेगा, फिर उसको लीडर बनाया जाता था। अब आज ये हो गया कि जो पैसा फेंक रहा है, जो ज्यादा खर्चा कर रहा है, जो मांस मदिरा खिला रहा है, पिला रहा है, आपके अकाउंट में पैसे डला रहा है, आपको गाड़ी में घुमा रहा है,
उसको निकाला। अब आप सोचो कि वो जो आपको पहले ही घूस दे रहा है, वो घूस नहीं देगा, वो क्या विकास करेगा? वो क्या विकास करेगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे वो विकास करेगा?